हेलो बच्चों, मैं संजय कुमार निमेश। आज आप लोगों को पढ़ाएंगे केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो बच्चों, नॉन मेटल्स की जो केमिकल रिएक्शन है मेटल के अपेक्षा इसमें कम होती है। जो हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स मीन्स अधातुओं के रासायनिक गुण पढ़ने हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन है हमारा रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अर्थात ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो पहली जो केमिकल रिएक्शन हम बात कर रहे हैं वो रिएक्शन विद ऑक्सीजन कर रहे हैं। तो क्या होता है, नॉन मेटल्स जब कंबाइंड होते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो नॉन मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। तो बच्चों, नॉन मेटल ऑक्साइड को बनाते हैं। तो नॉन मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है, प्रकृति होती है, या तो वो एसिडिक होती है, एसिडिक, या उसकी होती है न्यूट्रल। अर्थात हमें एसिडिक ऑक्साइड मिलेगा या न्यूट्रल ऑक्साइड मिलेगा। तो बच्चों, नॉन मेटल्स को हम कहते हैं अधातु की। जब रिएक्शन हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो हमें अधातु ऑक्साइड प्राप्त होती है, जो हम अभी बता रहे थे। या तो अम्लीय ऑक्साइड होगी, अम्लीय ऑक्साइड, या हो सकती है उदासीन ऑक्साइड। उदासीन ऑक्साइड। तो बच्चों, अम्लीय ऑक्साइड को हम कैसे पहचानेंगे? जो भी हमें नॉन मेटल ऑक्साइड मिलता है, जो हमें नॉन मेटल ऑक्साइड अर्थात अधातु जो हमें नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर जो प्राप्त होता है उसको बोलते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड या अधातु ऑक्साइड। को जब हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो हमें एसिड प्राप्त होता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? जो हमें अधातु ऑक्साइड प्राप्त होती है उसको जल से रिएक्शन करने के बाद वो हमें अम्ल प्राप्त होता है। इसलिए उसका नेचर जो है एसिडिक या अम्लीय होता है। इसलिए उसका नेचर एसिड अर्थात अम्लीय होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कार्बन लिया है। कार्बन हमारा नॉन मेटल अर्थात अधातु है। नॉन मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से अर्थात अधातु की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा रहे हैं तो हमारा अधातु ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड, प्राप्त होता है। तो बच्चों, इसकी रिएक्शन जब मैं O2 की कराता हूं तो मुझे CO2 प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों, ये नॉन मेटल ऑक्साइड है। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड वो होते हैं जो नॉन मेटल से
ऑक्सीजन कंबाइंड होती है, अर्थात नॉन मेटल से ऑक्सीजन कंबाइंड होते हैं, ऑक्सीजन से संयोग होती है, उसको हम बोलते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड या अधातु ऑक्साइड। तो बच्चों इसका जो नेचर होता है, इसका नेचर जो होता है वो अम्लीय होता है। तो बच्चों इसमें ध्यान देने वाली बात है, जब कार्बन ऑक्सीजन से संयोग करके CO2 बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्सीजन हमारी अधिक मात्रा में होनी चाहिए, ऑक्सीजन हमारी अधिक मात्रा में होनी चाहिए, जिसको हम एक्सिस में कहते हैं अंग्रेजी में। हिंदी में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन होनी चाहिए, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सिस। तो बच्चों हमारा कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन करके नॉन मेटल ऑक्साइड हमें प्राप्त हुआ है। तो हमने बताया था नॉन मेटल जो हमें मिलेगा ऑक्साइड, उसको हम नॉन मेटल ऑक्साइड जो मिलेगा, अधातु ऑक्साइड जो मिलेगा, यदि हम जल से रिएक्ट कर दें, यदि एसिड हमें फाउंड होता प्राप्त होता है, तो उसका नेचर हमारा एसिडिक होगा। तो मेरा जो हमें जो प्राप्त हुआ है नॉन मेटल ऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। यदि मैं H2O से रिएक्शन कराता हूं, यह है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। जल से रिएक्शन कराते हैं तो हमें H2CO3 एक हमारा कार्बोलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी नॉन मेटल ऑक्साइड या अधातु ऑक्साइड प्राप्त होती है, तो उसका नेचर अम्लीय होता है। समझ में आए बच्चों? तो बच्चों एग्जाम्पल हमारा है 2, उसी में ही है, हाँ, रिएक्शन विद ऑक्सीजन में सल्फर की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से, तो सल्फर हमारा अधातु अर्थात नॉन मेटल है, नॉन मेटल अर्थात अधातु है। उसकी रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन से, तो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, अर्थात नॉन मेटल ऑक्साइड। इसका नेचर कैसा होता है? इसका भी अम्लीय होता है। तो बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से कंबाइंड करके ऑक्सीडाइज होकर ये बन जाती है SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसका नेचर भी अम्लीय होता है। बच्चों जब हमारा सल्फर डाई या ट्राई ऑक्साइड वाटर के संपर्क में आता है तो एसिड बनता है, और एसिड जो बनता है वो हमारा काफ़ी हार्मफुल, काफ़ी नुकसानदायक होता है, जो बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। तो बच्चों आपने सुना होगा अम्ल वर्षा। तो अम्ल वर्षा में हमारा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इफेक्ट डालते हैं। कब? जब इनको जल में घोला जाता है। तो कैसे इफेक्ट डालते हैं इसकी बात करेंगे। मैं एक बार नाइट्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी हमारा नॉन मेटल अधातु ऑक्साइड है, और जो N है हमारा ये भी अधातु अर्थात नॉन मेटल है, जो ऑक्सीजन से कंबाइंड होकर NO2 बनाता है। तो बच्चों SO2 और NO2 हमारे अम्ल वर्षा में बहुत यूज होते हैं। अम्ल वर्षा में ये हमारे रासायनिक फैक्टर हैं,
तो बच्चों अब ये है, जब भी ये वाटर से संपर्क में आते हैं या वाटर से रिएक्शन होती है इनकी, तो अम्ल वर्षा होती है। आपने देखा होगा या सुना होगा बच्चों कि ताजमहल का जो रंग है वो फेड होता जा रहा है, वो कारण यही है कि वहाँ पर अम्ल वर्षा हो रही है। तो बच्चों अब क्वेश्चन आपका उठता है कि हम पानी में इसको घोल ही क्यों रहे हैं? तो बच्चों हम नहीं घोल रहे। क्या होता है, जब बारिश होती है तो बारिश एटमॉस्फेयर में, हमारी वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है और हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है। जैसे ही ये सपोज करो ये बादल है और हमारे वायुमंडल में SO2 और NO2 प्रेजेंट है। जैसे ही जल अर्थात वर्षा होती है तो बच्चों ये वाटर से संपर्क करके और ये भी वाटर से संपर्क करके रिएक्शन करके ये H2SO4 बनाता है और ये HNO3 अर्थात ये अम्लीय होता है और ये भी अम्लीय, क्योंकि ये हमारे अम्ल हैं। तो उन पे जो इफेक्ट पड़ता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल का पड़ता है। जो जहाँ भी ये डाले जाते हैं वो हार्मफुल होते हैं, काफ़ी हार्मफुल हैं। वो हमारे अम्लीय वर्षा में बहुत इफ़ेक्टिव हैं। इसलिए बच्चों ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे जो अम्लीय वर्षा होती है उनमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। तो एक H2SO4 है बच्चों, एक HNO3 है। वो पूछता है कि कौन कौन सी गैसें होती हैं। तो हमारी एक सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उपस्थित होते हैं। तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशन है कि जब हमारा नॉन मेटल या धातु से ऑक्सीजन से कांटेक्ट किया जाता है तो हमारे पास अम्लीय प्रकृति का ऑक्साइड प्राप्त होता है और अम्लीय प्रकृति का जो प्राप्त होता है वो अम्ल वर्षा में हमारे अम्ल उपस्थित होते हैं। तो बच्चों नोट इम्पोर्टेंट है, जैसे वो अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित कर रहे थे तो कुछ हमारे जो ऑक्साइड होते हैं, कुछ ऑक्साइड उदासीन प्रकृति के होते हैं। जैसे CO, N2O और N। तो बच्चों बोर्ड एग्जाम में आता है कि दो उदासीन ऑक्साइड के नाम बताइए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है और नाइट्रिक ऑक्साइड है। तो बच्चों वहाँ आप नाम के साथ साथ इनको भी लिखना है, इनके क्या सूत्र हैं। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमारा है नाइट्रस ऑक्साइड N2O और ये है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो बच्चों कैसे कैसे बनते हैं। पहला वाला है कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई जाती है। तो ये बच्चों एक्सीज में नहीं, अधिक मात्रा में नहीं होना चाहिए। जब अधिक मात्रा में नहीं होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। बच्चों मैंने इक्वेशन बैलेंस नहीं करी है, बैलेंस आपको सिखा चुका हूं मैं, उससे कर लेना आप लोग। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है बहुत टॉक्सिक गैस होती है, बहुत जहरीली गैस होती है, जो हमारे काफ़ी मात्रा में जो प्रदूषण होता है वो कारण हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा होता है। जो हमारे बसें, कार के द्वारा जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। जो हमारे फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, वायुमंडल में उपस्थित होता है निकलने के बाद, वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ये बच्चों बहुत जहरीली गैस है जिसके कारण दम घुटने की आशंका ज़्यादा रहती है। इसलिए बच्चों
हमारा जब ये एक्सिस में नहीं होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बच्चों क्वेश्चन यहाँ आता है, यदि वो क्वेश्चन देता है इस तरह से कि कार्बन ऑक्सीजन में अधिक मात्रा में है, तो क्या फाउंड होगा, ये भी आ सकता है। यदि कार्बन ऑक्सीजन से सिंपल लिख रखा है, यदि अधिक मात्रा अर्थात एक्सिस में नहीं लिख रखा है, तो क्या प्राप्त होगा। तो बच्चों कार्बन यदि एक्सिस में है तो हमेशा CO2 प्राप्त होगा, और जब हमारा एक्सिस नहीं लिखा, अधिक मात्रा नहीं लिखा हुआ है, तो समझो कि वो नॉर्मल ऑक्सीजन है जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। इसी प्रकार बच्चों नाइट्रोजन की जब हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड, तो बच्चों पोल्यूटेंट जो हैं, प्रदूषण कौन कौन से फैलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी है जो हमारा अम्ल वर्षा में है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है। तो इस तरह से यदि क्वेश्चन आता है तो बच्चों इनको हमें लिखना है। अब करते हैं क्वेश्चन को, इसको कंप्लीट करने के बाद केमिकल रिएक्शन का दूसरा पॉइंट, रिएक्शन विद वाटर। तो बच्चों दूसरी रिएक्शन है रिएक्शन विद वाटर अर्थात जल के साथ अभिक्रिया। तो क्या होता है बच्चों, जब हमारा नॉन मेटल रिएक्शन करता है वाटर के साथ, तो हमें एक तो एसिड प्राप्त होता है और साथ में ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। अर्थात अधातु की रिएक्शन जब हम वाटर से कराते हैं, H सिंगल बॉन्ड OH या H2 एक साथ लिख सकते हैं, कोई सा भी एक ही बात है, तो हमें अम्ल प्राप्त होगा और साथ में ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी। तो बच्चों क्या होता है, जो हमारा नॉन मेटल की रिएक्शन या अधातु की रिएक्शन हमारी वाटर से कराते हैं, तो ओनली फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया होती है। तो बच्चों हम जो नॉन मेटल लेंगे ओनली फ्लोरीन ही ले सकते हैं, उसके अलावा हम किसी और नॉन मेटल के साथ वाटर से रिएक्शन नहीं करा सकते हैं। रीजन बच्चों, हमारा फ्लोरीन जो है विद्युत ऋणात्मकता जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो फ्लोरीन की अधिक है। किससे? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन की अधिक है नाइट्रोजन से। तो बच्चों क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती हैं ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अर्थात इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटर होते हैं, और नॉन मेटल जो होते हैं बच्चों, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं अर्थात इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। कौन करते हैं? अधातु। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा वाटर है तो यहाँ हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट जब ही करेगा जब वो फ्री होगा। तो बच्चों इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन ने ले रखा है, इसलिए ऑक्सीजन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन को हम बाहर जब ही कर सकते हैं जब इससे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट हो अर्थात तत्व हो। तो इससे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व जो या इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला जो तत्व है वो मैंने अभी दिखाया है, वो फ्लोरीन है। पूरी आवर्त सारणी में, पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक है, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो बच्चों इस ऑक्सीजन को हमें बाहर करना है, क्योंकि अब हम ऑक्सीजन को क्यों बाहर कर रहे हैं, हाइड्रोजन को भी बाहर कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों जो नॉन मेटल हम ले रहे हैं फ्लोरीन,
उसका नेचर है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो ये तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन भी ग्रहण करता है, तो इलेक्ट्रॉन जब ये भी ग्रहण करेगा तो हमें तो ऐसा चाहिए जिसमें इलेक्ट्रॉन देता हो, तो वो हाइड्रोजन है बच्चों। तो इसलिए ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा और बनाएगा HF, और एक ऑक्सीजन और कंबाइंड करके वो बना देगा ऑक्सीजन गैस। तो बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बच्चों कि केवल ये हमारा फ्लोरीन से रिएक्शन करता है, नॉन मेटल, अधातु, और वो हमारा हाइड्रोजन से संपर्क करके हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसका दूसरा नाम है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। तो बच्चों HF जो है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल बनाता है। इस तरह के बाद बच्चों ये ऑक्सीजन हमारी रिमूव हो जाती है, गैस निकलती है। तो ये इसलिए अब आपको समझ में आ गया है कि ऑक्सीजन हमारी अलग क्यों हुई है और हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइंड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दाता है, डोनर है, दाता है। डोनर किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देता है। और एक्सेप्टर किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लेता है या ग्रहण करता है। तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा था फ्लोरीन, तो इसलिए हमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला नहीं चाहिए था, जो इलेक्ट्रॉन देता हो। तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देते हैं, इसलिए इससे कंबाइन करके HF हाइड्रोजन फ्लोराइड बना। तो नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। रिएक्शन विद हाइड्रोजन अर्थात हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। तो जब हमारा नॉन मेटल हाइड्रोजन से कंबाइंड होता है तो वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, अर्थात जब अधातु हाइड्रोजन से संयोग करता है तो सहसंयोजक यौगिक बनाती है। तो पहले बच्चों ये कोवलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक किसे कहते हैं इसकी बात करते हैं। हमारा हाइड्रोजन है और एक हमारा क्लोरीन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर अर्थात परमाणु क्रमांक 1, जिसके आउटमोस्ट शेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, अर्थात बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 17 होता है, जो पहली ऑर्बिट या पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 7 होते हैं। इसका जो नाम डिनोट करते हैं, इसका K पहली कक्षा का, दूसरी का L, इसका M, और इसका हमारा होता है K। तो बच्चों क्या है, ये मैंने मान लिया है न्यूक्लियस है, नाभिक है, ये न्यूक्लियस समझा है। और फर्स्ट ऑर्बिट जो है हमारी, ये वाली फर्स्ट ऑर्बिट न्यूक्लियस है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन के पहली जो कक्षा है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन मैंने दिखाया हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 दिखाया है। मैं इसको ऐसे नहीं करके इस तरह से दिखाता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार क्लोरीन का जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस जो होता है, ये न्यूक्लियस है, नाभिक। पहली ऑर्बिट में जो बच्चे होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2। दूसरी ऑर्बिट जो होती है बच्चों, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। कहीं भी डिनोट कर सकते हैं, कहीं भी प्रदर्शित करते हैं, लेकिन सुंदर लगे इसके लिए बिल्कुल कुछ डिस्टेंस पर लिखते हैं। ऑर्बिट नंबर 3, इसमें हमारे बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5
6 and 7। तो बच्चों क्या है, सभी तत्व अधिकतर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं स्थायी होने के लिए, अर्थात बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो बच्चों इसमें तो 7 है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, आवश्यकता है। और जो हमारा हाइड्रोजन है वो स्थायी जब होगा जब उसकी बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो इसे भी 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है बच्चों। तो अब क्या हुआ, यदि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो हाइड्रोजन के पास कुछ नहीं रहता है, जबकि हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे की शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग मतलब वो कहता है कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन तुझे भी साझेदारी में रखता हूं, और क्लोरीन कहता है मैं भी तुझे 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता हूं। तो दोनों के बीच में शेयरिंग अर्थात साझेदारी होती है। जब साझेदारी होती है तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन, दोनों स्थायी हो जाते हैं बच्चों। जो इस प्रकार की जो शेयरिंग होती है, आपस में साझेदारी जो होती है, उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, अर्थात सहसंयोजक बंध। और जो उनके बीच में साझेदारी करके जो बनता है वो क्या बना है बच्चों, एक। तो बच्चों जो दोनों परमाणुओं के या एटम के, परमाणु को इंग्लिश में एटम बोलते हैं, दो एटमों के मध्य बिटवीन या दो परमाणुओं के मध्य जो शेयरिंग होती है और जो बंध बनता है उनके बीच में, बंध कैसा बनता है, H सिंगल बॉन्ड Cl। सिंगल क्यों बॉन्ड लगाया है बच्चों, क्योंकि यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, साझेदारी हुई है। यदि 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती तो वहां डबल बॉन्ड लगाते, और 3 बॉन्ड की शेयरिंग होती है ट्रिपल बॉन्ड लगाते। लेकिन यहाँ एक सिंगल बॉन्ड की शेयरिंग हुई है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो सिंगल बॉन्ड बनता है। तो मैक्सिमम जो शेयरिंग होगी बच्चों वो 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकती। तो बच्चों जब जिन परमाणुओं के मध्य शेयरिंग या साझेदारी होती है, उनके बंध जो बीच बंध बनता है या बॉन्ड बनता है, उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और जो वो यौगिक होता है, वो जो कंपाउंड होता है, उसको बोलते हैं हम संयोजी भी बोलते हैं या संयोजक भी यौगिक, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कंपाउंड। तो HCl जहां भी लिखा मिलेगा वो आपको बताएगा कि HCl हमारा कैसा यौगिक है, तो सहसंयोजक यौगिक है। क्यों यौगिक है, क्योंकि इनके बीच में शेयरिंग या साझेदारी हुई है। जिन यौगिकों के मध्य साझेदारी या शेयरिंग होगी वो सारे कंपाउंड जैसे भी होंगे वो कोवेलेंट या सहसंयोजी यौगिक होंगे। तो अब बच्चों एग्जाम्पल करते हैं, जो हम बात कर रहे थे सहसंयोजक यौगिक जो है मैं बता चुका हूं। तो बच्चों हम क्या लिख रहे थे, नॉन मेटल की रिएक्शन हमें हाइड्रोजन के साथ करानी थी, अर्थात हाइड्रोजन के साथ करानी थी, तो बन रहा था हमारा कोवेलेंट कंपाउंड या सहसंयोजक। तो कोवेलेंट कंपाउंड में पढ़ा चुका हूं बच्चों कैसे बनता है। तो नॉन मेटल जो मैंने लिया है बच्चों, वो लिया है मैंने कार्बन, और हाइड्रोजन से जो रिएक्शन कराई है तो वो बनता है CH4, जिसको हम बोलते हैं मैथेन। तो कार्बन हमारा नॉन मेटल है, जिसे हम बोलते हैं अधातु। जब अधातु की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हैं तो मैथेन है, ये कैसा है, सहसंयोजक यौगिक है। तो वैलेंसी मैंने कंप्लीट नहीं करी है बच्चों, बैलेंसिंग नहीं करी है, बैलेंस कर लेना। दूसरा एग्जाम्पल है मेरा फास्फोरस की रिएक्शन, ये भी हमारा नॉन मेटल है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करी है तो PS3 कैसा यौगिक है, सहसंयोजक कोवेलेंट कंपाउंड, इसको बोलते हैं फॉस्फीन।
दूसरा है नाइट्रोजन, किससे रिएक्शन करा रहे हैं? हाइड्रोजन से। नाइट्रोजन भी हमारा नॉन मेटल है, तो किससे रिएक्शन कराएंगे? हाइड्रोजन से, तो बनता है NH3। ये अमोनिया है। जितने भी ये हमारे यौगिक बन रहे हैं वो सहसंयोजक यौगिक है। हाइड्रोजन की रिएक्शन हमारी सल्फर से, सल्फर हमारा नॉन मेटल है, हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे तो H2S बनेगा, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। तो बच्चों, जो हमारी अब नॉन मेटल की रिएक्शन है वो लास्ट रिएक्शन है, उसको हम पढ़ा रहे हैं बच्चों। वो कौन सी है? रिएक्शन विद क्लोरीन। तो बच्चों, रिएक्शन विद क्लोरीन नंबर 4 रिएक्शन है ये। रिएक्शन विद क्लोरीन अर्थात क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। जब बच्चों नॉन मेटल की रिएक्शन क्लोरीन से, नॉन मेटल मतलब अधातु की अभिक्रिया जब क्लोरीन से कराई जाती है तो इसमें भी कोवलेंट कंपाउंड अर्थात सहसंयोजक यौगिक बनते हैं। सहसंयोजक यौगिक बनते हैं, वो मैं बच्चों समझा चुका हूँ आप लोगों को। तो एग्जाम्पल करता हूँ मैं। कार्बन की जब रिएक्शन क्लोरीन से कराई जाती है तो CCl4 बनता है। तो एग्जाम्पल 1 है बच्चों ये। कार्बन की जब क्लोरीन से रिएक्शन करते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कैसा यौगिक है? वो सहसंयोजक यौगिक है। यदि हम फास्फोरस की रिएक्शन करा रहे हैं, फास्फोरस क्या है? ये नॉन मेटल या अधातु है। रिएक्शन किससे करा रहे हैं? क्लोरीन से, तो बनता है PCl3। तो क्या है भैया? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ट्राइक्लोराइड बनता है। कैसा यौगिक है? PCl3। दूसरा एग्जाम्पल, और H2 + Cl2 बनता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक। जो मैंने अभी एग्जाम्पल सहसंयोजक यौगिक में समझाया था, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो बच्चों वो पूछ सकता है कि सहसंयोजक आयनिक या कुछ और एग्जाम्पल पूछता है कि वो कौन से हमारे यौगिक हैं। तो आपको ये एक मैंने समझाया अभी, सहसंयोजक या कोवलेंट कंपाउंड। तो बच्चों, आज जो केमिकल रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स की समाप्त होती है। तो जिस बच्चों ने, जितने भी बच्चे हैं इनको वीडियो को देख रहे हैं, समझ आ रही है और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें। तो बच्चों, जो भी है अपनी प्रॉब्लम वो मुझे बताएं, उसको हम आपको डिटेल से दोबारा समझाएं।